हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ई-लर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, कल हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में भी इसका जबरदस्त यूज किया गया है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, राइट। देन सबसे पहली बात, मैं कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है दोस्तों, इट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूशन जो है जिसमें आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, उसके अंदर नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर डिसॉल्व है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आप सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉरी यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब क्या कि लेटर से कि अगर आपके पास 100 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, 100 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम NaCl। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, सॉल्यूट क्या है आपका, या फिर लेट्स टेक 10 ग्राम NaCl है आपके पास, 100 ग्राम वाटर है। सॉल्यूट क्या है फिर यहाँ पे NaCl है आपका, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, NaCl आपका अगर सॉल्यूट है और वाटर कितना है यहाँ पे, तो वाटर आपका 100 ग्राम है। तो 10 मुझे क्या फाइंड करना है पे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या कि यहाँ पे मैं डिफरेंट बहुत कुछ इसके पैरामीटर होंगे, जैसे कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ वेट होगा, परसेंटेज बाय मास होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट होता, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो ये बहुत सारे टर्म्स है। तो जैसे मैं अगर वेट बाय वेट की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट अस टेक 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो NaCl यहाँ पे सॉल्यूट है और वो सॉल्यूट जो है आपका वो 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। तो मैं वेट बाय वेट अगर उसको फाइंड करूं तो मैं क्या करूंगा कि 10 ग्राम अपॉन 10 प्लस 110 ग्राम आ जाएगा। मतलब 10 अपॉन 110 मेरा क्या है यहाँ पे, परसेंटेज मास बाय मास का रेशियो आया। तो दोस्तों हम लोग पहला टर्म में भी स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में दोस्तों आपके यहाँ पे तीन कैटेगरीज किए गए यहाँ पे, परसेंटेज बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मतलब परसेंटेज बाय मास में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो इट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट कहीं कहीं पे आता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यहाँ पे जो टर्म में यूज किया जाएगा यहाँ पे वो होगा सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट कैन बी इन मास और इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम या फिर सॉल्यूशन का मास यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आपका सबसे पहला जो टॉपिक ये इसका कैटेगराइजेशन किया गया वो है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर परसेंटेज बाय मास। सो इन परसेंटेज बाय मास हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आपका जो सॉल्यूट है, आपको सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताता हूं। अगर मास परसेंट ऑफ अ कंपाउंड मुझे फाइंड करना है, मतलब क्या कि मास परसेंट मुझे अगर किसी कंपाउंड का फाइंड करना है किसी सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका वहां पे सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास अपॉन में क्या करना है आपको, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पहली बात आप क्या करोगे, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको फाइंड करना है मास परसेंटेज, मतलब मास बाय मास परसेंट अगर आपको फाइंड करना है, दैट इज वेट बाय वेट, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप सीधी सी बात क्या करोगे कि सॉल्यूट का मास लोगे पहले। किसकी मास, सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट के मास को अगर आप ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से अगर आप डिवाइड करते हो, अगर और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट मास परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 25 ग्राम्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, सपोज दैट द सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेट अस अज्यूम कि you are having 20 ग्राम ऑफ शुगर which is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। So here you are as a solute you are having sugar, but as a solvent you are having water, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 25 ग्राम कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है ये कितना है, 25 ग्राम है। कौन सा कंपोनेंट का नाम क्या है, शुगर, ठीक है। शुगर आपके पास 25 ग्राम है और
सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कितना है, तो 100 ग्राम वाटर है। तो सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट दिया है, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, तो इट्स 25 ग्राम, 25 ग्राम आपके पास यहाँ पे शुगर दिया है, राइट। देन अपॉन में क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 25 ग्राम, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 125, ठीक है, अपॉन 125। मुझे परसेंटेज मास बाय मास फाइंड करना है, ठीक है, तो परसेंटेज मास बाय मास मुझे फाइंड करना है अगर, तो इंटू मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इंटू 100 करता हूं तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे आ रहा है 25, ओके, टोटल यहाँ पे आ रहा है मुझे 20%, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज मास बाय मास फाइंड करूँ शुगर का प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन, इट्स 20%, क्या ये 20% आपका यहाँ पे मिल रहा है मास बाय मास का रेशियो, ठीक है। सेकेंड है आपका मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, मास बाय वॉल्यूम में भी आप क्या करोगे, मास बाय वॉल्यूम में आप क्या करोगे, मास ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है, तो सॉल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे पिछले इसमें यहाँ पे अपॉन में क्या था, मास था, तो मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। फिर तीसरा क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर रेशियो फाइंड करो, परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, देन यू विल हैव टू टेक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर फाइंड करते हो तो टोटल वॉल्यूम जो गिवन होगा सॉल्यूट का, अपॉन उसको किससे डिवाइड करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, राइट। सो यहाँ पे आपका परसेंटेज का जो टर्म है वो कंप्लीट होता है। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं आगे, तो उससे पहले हम लोग कुछ जो डेफिनेशन है, कुछ बेसिक टर्म्स है वो पहले स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो दोस्तों स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इज जस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस जो अमाउंट होगा, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी में कितना, अगर मैंने शुगर मिलाया है, ठीक है, तो 1 लीटर पानी में कितना शुगर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये मुझे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिखाता है। अगर ज्यादा शुगर होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कम शुगर होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा। तो बेसिक यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेंथ का, कि आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना रहे तो आप सिंपल सी बात क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लोगे यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। कितना लीटर आपके पास सॉल्यूशन है उससे अगर आप उसको डिवाइड करते हो, जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 100 ग्राम, ठीक है, मेरे पास अगर 100 ग्राम कंपाउंड है, कोई कंपाउंड, जैसे नॉर्मल सा NaCl लिया मैंने, अगर 2 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, 2 लीटर वाटर में और 2 लीटर सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्वेंट नहीं, 2 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा आपका 50 ग्राम पर लीटर। क्या होगा, स्ट्रेंथ 50 ग्राम पर लीटर। ओके, अभी दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मोलैरिटी। अब दोस्तों मोलैरिटी एक और मोलैलिटी दूसरा, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को साथ में कभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात मैं मोलैरिटी आपको बताता हूँ कि मोलैरिटी क्या होता है। तो दोस्तों मोलैरिटी एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इसको अगर मैं काउंट करूं देन आई विल गेट मोलैरिटी। लेकिन क्वेश्चन है भाई यहाँ पे कि भाई ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन वेट क्या देना होगा, आपका जो कंपाउंड है उसका जो भी गिवन वेट है, ठीक है जी, गिवन वेट अपॉन क्या होगा, गिवन वेट अपॉन, तो आपका है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए आप करोगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट। जो भी आपके पास जो कंपाउंड है, जो भी आपके पास वो एटम हो, जो एलिमेंट होगा, उसका अगर आपको मोल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है अगर आपको किसी कंपाउंड का,
तो इसका बहुत छोटा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है गिवन वेट ऑफ गिवन सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है, ठीक है। उसको अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हो देन यू विल गेट मोलैरिटी। ओके, मोलैलिटी क्या होता है फिर? तो मोलैलिटी में क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब तक हमने जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म देखा सब में नीचे क्या था, सब में डिवीजन में वहां पे सॉल्यूशन के टर्म्स थे, लेकिन ये आपका जो मोलैलिटी है, लिटी, यहाँ पे याद रखो मोलैलिटी में क्या होता है कि अपॉन में यहाँ पे सॉल्वेंट का टर्म आ जाता है, ठीक है। तो मोलैलिटी का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया अभी, तो इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में आपका कितना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डिसॉल्व है उसका स्टडी अगर आप करते हो देन यू विल गेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसका मोलैलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी मोलैरिटी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन हो रहा है मतलब क्या होता है कि लेट अस से कि आपके पास एक बीकर है ये, ठीक है, आपके पास एक ये बीकर है जिसमें कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरा बीकर आपके पास ये है जिसमें और दूसरे कुछ सॉल्यूशन है, मतलब वही सॉल्यूशन है लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म में, क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो डाइल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, तो उसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या, सॉल्वेंट में को इंक्रीज किया मतलब क्या, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज हो जाता है। ओके, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो मोलैरिटी मैंने क्या बोला, मोलैरिटी में वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम अगर मोलैरिटी में इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है वहां पे। जैसे आपका पहला जो कंसेंट्रेशन जो था उसका नंबर ऑफ मोल्स इसमें अगर मैं x मानू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें x है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स x ही होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम V1, अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा, V2 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने इसको डाइल्यूट किया है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ जाता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जाता है मोलैरिटी पे। मोलैरिटी पे क्यों जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सेम है, सेम नंबर ऑफ मोल्स है, उसको डिवाइड करने वाला जो वॉल्यूम है वो अगर इंक्रीज हो रहा है देन आपका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा, जो आपका मोलैरिटी होगा, वो क्या होगा, आपका यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो इसका दूसरा ये यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 फॉर डाइल्यूशन। ओके, तो ये डाइल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल्स टू m2v2, इसमें m क्या है आपका, तो m आपका मोलैरिटी होता है, v क्या होता है, तो v आपका जो वॉल्यूम है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों बता दिया। बस मोलैलिटी में आपको क्या याद रखना है कि मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या है, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका अगर काउंट निकालते हो देन यू विल गेट मोलैलिटी। एक और डिफरेंस मोलैरिटी और मोलैलिटी में है कि इसका जो डिनोशन है, इसका सिंबल है, मोलैरिटी का वो कैपिटल M है और मोलैलिटी का स्मॉल m है। ओके, देन अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, इट्स जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का, उससे हम डिवाइड करते हैं किसको, तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास दो क्वांटिटी है, मतलब दो, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। तो अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, लेट अस से फर्स्ट कि N1 आपका मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, और N2 क्या है आपका, N2 आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हो, किसका, सॉल्यूट का, तो क्या होगा, वो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है मतलब क्या होगा, ये 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, क्या होगा फिर वो, तो अगर मैं N2 का मोल फ्रैक्शन निकालू तो N2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों,
तो मैंने आपको बताया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, तो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होने की वजह से आपको दोनों का मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन अगर आप कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करते हो, ठीक है, उससे अगर डिवाइड करते हो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, देन यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दोस्तों मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, इसको अगर ये इक्वेशन 1 है आपका, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका क्या है 2 है, इसको अगर आप ऐड करते हो तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर डायरेक्टली आपको आने वाला है यहाँ पे 1, ठीक है। मतलब दोनों को अगर मैं ऐड करूं कि किसको तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं मोल सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा उसका आंसर, मुझे उसका आंसर 1 मिलने वाला है, ओके। लेकिन इस नोट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगा आपके लिए कि यहाँ पे N2 दोनों सेम है। तो आप एक बात याद रखो, ये साइड जो है आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल सीधा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो लिख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मेलिटी का, ओके। नॉर्मेलिटी क्या होता है वो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है दोस्तों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं। नॉर्मेलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, वो अगर आपको फाइंड करना है तो आप नॉर्मेलिटी का यूज करोगे, राइट। देन सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होती है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इक्विवेलेंट मास अगर आपको फाइंड करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, तो एन फैक्टर आपका होता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे H2SO4, ठीक है, H2SO4 अगर आपके पास एक यहाँ पे एसिड है सल्फ्यूरिक, ठीक है, तो H2SO4 में मुझे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो इसके लिए ये क्या एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है उसका बेसिसिटी। तो यहाँ पे H2SO4 का बेसिसिटी कितना है, तो 2 है। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये जो एसिड है यहाँ पे 2 H प्लस यहाँ पे डोनेट कर सकता है, तो SO4-2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो क्या होगा, इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट तो आप फाइंड कर सकते हो, आपको H का, S का और O का सबका आपको मॉलिक्यूलर मास पता होगा। तो सबके मास को अगर आप ऐड करते हो जितने ना, जैसे H2 दिया है तो H का मॉलिक्यूलर वेट अगर 1 है तो आपको 1 × 2 मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या दोस्तों, तो वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी क्या होता है, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे एन फैक्टर अगर एसिड का कैलकुलेट करते हो तो एसिड के लिए उसका बेसिसिटी होता है एन फैक्टर, और अगर बेस के लिए करते हो तो बेस के लिए उसका एसिडिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन फैक्टर यहाँ पे 2 है H2SO4 के केस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास को लेकर के, ओके। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एन फैक्टर समझ गया, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन,
ओके, एन फैक्टर बेसिकली आपका वैलेंसी होता है। क्या होता है? वैलेंसी। वैलेंसी तो आपको सबको पता है कि वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है दोस्तों? तो इक्विवेलेंट मास होता है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास तो पता है आपको, जो भी आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड का टोटल मास जो होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, वो अपॉन एन फैक्टर किया तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अगर एक बार आपको इक्विवेलेंट मास मिल गया तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो भी कुछ है, उसको अगर आप इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हो देन आपको क्या मिलेगा? तो देन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं। पहले यहां से मैंने ये फाइंड किया, ठीक है, फिर यहां से मैं ये फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे मुझे ग्राम इक्विवेलेंट क्या मिला? तो ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है मुझे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट दोनों है मेरे पास, तो मैंने यहाँ से क्या फाइंड किया? ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड किया। अभी मुझे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? तो इट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था उसको मैं अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? नॉर्मेलिटी। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या बताया? तो नॉर्मेलिटी का मैंने डेफिनेशन बताया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़े यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये नॉर्मेलिटी और ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता सकूं। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इक्वल्स टू क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, बेसिसिटी मैंने क्या बोला? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कि कितना H प्लस वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एक एग्जांपल लिया है मैंने HCl का। HCl, H प्लस Cl माइनस 2 आयन यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो H प्लस मतलब ये एसिड है, ये एसिड क्या करेगा? एक H डोनेट कर सकता है, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1 होगा। H2SO4 क्या कर सकता है? 2H डोनेट कर सकता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। H3PO4 3 कर सकता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। CH3COOH, ठीक है, तो CH3COOH क्या है? क्या करेगा? ये एक ही H डोनेट कर सकता है, एक ही यहाँ पे H से बेटर एक ही एसिडिक ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, वही अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में जो होता है, बेस में क्या होता है? तो एसिडिटी की देखते हैं हम, बेस का एसिडिटी हम लोग देखते हैं, एसिडिटी ऑफ अ बेस। तो NaOH क्या है? एक बेस है, तो NaOH का एसिडिटी कितना होगा? 1 होगा। CaOH ट्वाइस का क्या होगा? 2 OH है यहाँ पे, तो इसका 2 होगा। AlOH3 का क्या होगा? OH यहाँ पे 3 है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अगर मैं नॉर्मेलिटी का इक्वेशन बोलूं तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो अगर N1 इंटू V1 इक्वल्स टू N2 इंटू V2, अगर आपके पास सॉल्यूशन दिया है दो अलग अलग वॉल्यूम्स के थ्रू, देन आप क्या करोगे? उसे वहां पे कुछ फाइंड करने के लिए आप नॉर्मेलिटी का इक्वेशन लगा सकते हो, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। ओके दोस्तों, अभी हमने जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग सबका क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। इवन आपको इस लेक्चर के बाद एक डीपीपी मिलेगा, इस लेक्चर के बाद वो डीपीपी सॉल्व करो आप, और उसके बाद उस डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन आएगा, तो उसके भी क्वेश्चन आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी, ओके, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जो रिलेशन है वो क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या होता है। तो वो क्या है? तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ओके, ये हो गया आपका। देन इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हाँ, मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? तो मिली इक्विवेलेंट होता है आपका नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन की ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो कैसे इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो पहला इलस्ट्रेशन क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसमें 25% वाटर है। ठीक है, ओके, क्या है? और 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय वेट। यहाँ पे वेट के थ्रू, मतलब अगर एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में 25% वहां पे वाटर दिया है, 25% इथेनॉल दिया है और 50% एसिटिक एसिड दिया है। और दोस्तों मुझे पूछा क्या है? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपाउंड। ओके, कभी भी दोस्तों अगर आपको परसेंटेज में कोई डेटा अगर गिवन है तो आप क्या करो? पहले उसको टोटल आप उसको वहां पे 100 कंसीडर करो। ठीक है,
तो मैं अगर सॉल्यूशन देखूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट अस कंसीडर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। मुझे यहाँ पे वेट बाय वेट सब कुछ वेट में गिवन है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले टोटल मास ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने क्या कंसीडर किया, 100। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो भी सॉल्यूशन का जो भी गिवन डेटा था, जैसे सॉल्यूशन में क्या था, वाटर था, इथेनॉल था, एसिटिक एसिड था, ठीक है, ये तीनों जो गिवन डेटा ये मेरे पास परसेंटेज वेट में था, परसेंटेज मास में था, इसलिए मैंने क्या किया, टोटल सॉल्यूशन का वेट मैंने ले लिया 100 ग्राम। ओके, अगर मैं 100 ग्राम लेता हूँ तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का 25% क्या होगा, तो 25 ग्राम। तो मेरे पास 25 ग्राम वाटर है, 25 ग्राम इथेनॉल है और 50 ग्राम यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ठीक है। अभी मेरे पास अगर मास है, ठीक है, मास अगर मेरे पास मिल गया, यहाँ पे मुझे बोला क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो दोस्तों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर आप फाइंड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे पहली बात क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि सबका नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, इथेनॉल का कितना है, एसिटिक एसिड का कितना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो दोस्तों वाटर का गिवन वेट कितना है हमारे पास, 25 ग्राम, ओके, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 18 ग्राम होता है। कैसे होता है, तो H2O, वाटर क्या होता है आपका, H2O। H2O का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आपका आ जाता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है यहाँ पे कितना, 16, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है यहाँ पे 16, और H2 का कितना होगा 2, तो 16 + 2 18। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ वाटर कितना हो जाता है, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो हो जाता है आपका 18। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, तो 25/18 विच इज 1.388 मोल्स। तो वाटर के कितने मोल्स है इस सॉल्यूशन में, 1.388। ओके, अभी मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल भी हमारे पास 25% है, मतलब 25 ग्राम है। ओके, इथेनॉल का आपका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आप कैलकुलेट करोगे, इथेनॉल अल्कोहल होता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 46 ग्राम। ओके, अभी आपका ये वर्क रहेगा कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इसके मॉलिक्यूलर वेट आप खुद से पहली बात कैलकुलेट करो। जैसे मैंने यहाँ पे H2O का बताया आपको, H का एटॉमिक वेट कितना है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 16 होता है। तो 16 + 2 कितना होगा, टोटल 18। तो इस तरह से मैंने जैसे यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैंने यहाँ पे वाटर कैलकुलेट किया, इसी तरह से आपको दोस्तों इथेनॉल और एसिटिक एसिड का भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप इथेनॉल का कैलकुलेट करते हो तो आपको मिल जाएगा 46 और एसिटिक एसिड का मिलेगा 60। तो मोल ऑफ इथेनॉल कितना आएगा, तो 25/46 दैट इज 0.543। वही अगर मैं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देखूं तो 50 ग्राम एसिटिक एसिड अपॉन 60, तो यहां से मुझे मोल मिल रहा है किसका, एसिटिक एसिड का 0.838। ओके, अब मुझे अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं और मुझे वाटर का फाइंड करना है तो 1.388 अपॉन 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 0.502 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल गया। वही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल फाइंड करना है तो इथेनॉल के लिए क्या करेंगे हम, तो इथेनॉल का कितना है मोल फ्रैक्शन, 0.543। तो 0.543 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मुझे मिल रहा है 0.196। ओके, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 60, और यहाँ पे मुझे मोल कितना मिला, 0.833। तो 0.833 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे 0.301, ठीक है। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन हर एक कंपाउंड का, हर एक कंपोनेंट का फाइंड कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल था दोस्तों। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, फाइंड आउट द मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट। सोडियम ब्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaBrO3, ठीक है, NaBrO3, ब्रोमेट होता है BrO3।
तो सोडियम ब्रोमेट क्या हो गया, NaBrO3। तो फाइंड आउट द मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन नेसेसरी टू प्रिपेयर। आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर सॉल्यूशन नेसेसरी टू प्रिपेयर 85.5 ml ऑफ 0.672 नॉर्मल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपको क्या दिया है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, सॉल्यूशन का आपको क्या दिया यहाँ पे, नॉर्मेलिटी गिवन है। तो दोस्तों मैंने आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन बताया था। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है दोस्तों, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, हाँ ये देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है। ओके, एन फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे NaBrO3 है तो NaBrO3 के एन फैक्टर क्या होगा, ये आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूशन सोडियम। ओके, मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट एंड मोलैरिटी फाइंड करना है आपको। और आपको यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन दिया है। तो सेल रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो इक्वेशन है, जो सेल रिएक्शन है, वो आपको यहाँ पे हाफ हाफ करके दिया है। तो पहला क्या है, BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है, ठीक है, मतलब उसमें 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो ये Br माइनस प्लस 3H2O बनेगा। मतलब यहाँ पे O3 जो है, ये O3 क्या करेगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ और ये 6 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये यहाँ से H2O बना लेगा, 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल सब H2O बना लेगा और Br को इंडिपेंडेंट छोड़ देगा। वही अगर BrO3 माइनस ने 12H2O लिया, ठीक है, सॉरी 12H प्लस लिया और 10 इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे H2O बना लेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो इसका BrO3 है, BrO3 कितने लगेंगे, इसको 2 मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर BrO3 लेता है और तो ये क्या करेगा, Br2 बनाएगा और 6H2O बना लेगा। ये आपको कुछ इन्होंने एक इक्वेशन दी, 2 इक्वेशन दिया है, राइट। ओके, अब सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBrO3 फाइंड करते हैं। क्या, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBrO3 क्या होगा दोस्तों, तो इक्विवेलेंट वेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका, तो NaBrO3 जो मैंने आपको बताया सोडियम ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमेट का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करूं, तो अगर आप सोडियम का एटॉमिक वेट, फिर ब्रोमीन का, फिर ऑक्सीजन का, सबको अगर ऐड करते हो तो आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलेगा, 151 मिलेगा। ठीक है, अपॉन में वैलेंसी फैक्टर कर देता हूं, तो ये मेरा वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 6 आ गया। तो 151 अपॉन 6 क्या है, तो इट्स 25.167। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ओके, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, इक्विवेलेंट वेट मिल गया मुझे ऑफ NaBrO3। तो मुझे मास फाइंड करना है, क्या बोला, मास ऑफ NaBrO3 मतलब मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट। तो मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट के लिए मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों एक बेसिक सा एक रिलेशन लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन इंटू इक्विवेलेंट वेट। क्या, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये कहां से आया, तो दोस्तों मैंने आपको भी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या बताया था, तो नॉर्मेलिटी का जो आपका इक्वेशन था वो था आपका नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या दिया है, मास इक्वल्स टू मास ऑफ NaBrO3 इक्वल्स टू n, मतलब नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन लीड अपॉन ये वॉल्यूम था। ठीक है, तो नंबर ऑफ आपका जो मास इक्विवेलेंट है यहाँ पे वो क्या होता है, तो ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये दोनों ये ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये दोनों फॉर्मूले आपका, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या किया, वो वहां पे फॉर्मूला जनरेट किया है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से देखोगे और फिर उसको वहां पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जो फॉर्मूले आपने अभी ऊपर देखा, उसी फॉर्मूले को बेसिक वे से अगर मैंने यूज किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, सारे क्वांटिटीज मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, बस नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिया और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिया, इन दोनों को कंबाइन किया, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, मास ऑफ NaBrO3। तो मास ऑफ NaBrO3 के लिए मुझे ओके, यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी मुझे 0.672 दिया है। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे 0.672 नॉर्मेलिटी गिवन है। ठीक है, उसके बाद मुझे वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम मुझे क्या दिया है यहाँ पे,
85.5 ml, क्या दिया है 85.5 ml लीटर में दिया है। लीटर में देने के वजह से यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, 1000 से मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ml को क्या करता हूँ, मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करता हूँ, इनटू के यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे क्या होगा 25.167। बोलोगे कहाँ से आया सर, तो मैंने यहाँ पे ऊपर में क्या किया, इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड किया है। इक्विवेलेंट वेट क्या था, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इजीली आपको क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से इजीली मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट यहाँ से मिल रहा है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए दोस्तों यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है आपको। मोलैरिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया तरीका, तो मोलैरिटी के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड। तो नॉर्मेलिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, नॉर्मेलिटी गिवन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड क्या था यहाँ पे 6 था NaBrO3 में, ओके। तो यहाँ पे मुझे मोलैरिटी इसका कितना मिल जाएगा, इसका मोलैरिटी मुझे मिलेगा 0.112। तो मुझे यहाँ पे जो मोलैरिटी मिला, ठीक है, ये मोलैरिटी मेरा इस सॉल्यूशन के लिए नहीं था, ठीक है। इस सॉल्यूशन के लिए मुझे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब टोटल जो 85.5 ml था उसके लिए मुझे अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखो अच्छे से, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन नेसेसरी टू प्रिपेयर 85.8 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको 85.5 ml अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके लिए मोलैरिटी कितना होगा, ठीक है, उसके लिए मोलैरिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 85 ml के लिए 85.5 ml के लिए पहली बात उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBrO3 फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आपका जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा ये। तो ओके दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ये अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ओके, मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, दो यहाँ पे हाफ सेल का इक्वेशन दिया है, तो पहले वाले हाफ सेल के इक्वेशन से मुझे क्या मिला, यहाँ पे मास ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया मास ऑफ NaBrO3 फाइंड किया। तो पहले इक्वेशन का अकॉर्डिंग मुझे कितना आ रहा है 1.446। सेम अगर आप फॉर्मूला लगाते हो यहाँ पे दूसरा वाला अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी क्या है 10 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। तो n फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड। तो सेकंड केस में अपॉन 10 हो जाएगा और फर्स्ट केस में क्या रहेगा, ये अपॉन 6 रहेगा, ठीक है, ओके। अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेकेंड केस में आपका मास कितना रिक्वायर्ड था, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जैसे फर्स्ट केस में हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट केस में क्या किया हमने, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम सेम रहेगा, बट इक्विवेलेंट वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट दोनों हाफ सेल रिएक्शन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। पहले वाले हाफ सेल रिएक्शन में कितना था इक्विवेलेंट वेट, तो वो था 25.167। दूसरे वाले में इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 15.1, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मास ऑफ NaBrO3। मोलैरिटी का तो मैंने आपको बताया, नॉर्मेलिटी अपॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। तो सेकंड केस में मोलैरिटी कितना आ रहा है, सेकंड केस में मोलैरिटी आ रहा है आपका नॉर्मेलिटी 0.672 अपॉन 10। तो 10 क्या करोगे आप यहाँ पे 6 से पहले एक और जीरो दे दोगे, मतलब 0.067 आ रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट और मोलैरिटी पूछा था, ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए थे, दो हाफ सेल रिएक्शंस। तो मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट एंड मोलैरिटी आपको पहले इक्वेशन के लिए पहले फाइंड करना है, फिर आपको दूसरे इक्वेशन के लिए भी फाइंड करना था, ठीक है। तो पहले इक्वेशन अगर मैं देखूं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया पहले के लिए 25.167 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। फिर यहाँ से मास, जो कि मास ऑफ NaBrO3 पहले केस के लिए, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला किधर से आया, तो ये मुझे मिलता है 1.446। इसके लिए मोलैरिटी का और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू नॉर्मेलिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, दैट इज n फैक्टर। तो पहले इक्वेशन के लिए n फैक्टर कितना है 6, तो यहाँ पे मुझे मोलैरिटी मिल गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सेम चीज करेंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट मैं पहले फाइंड करता हूँ, फिर उसके बाद मास फाइंड कर लूंगा। मास मुझे क्या मिलता है 0.867 ग्राम।
फिर यहाँ पे मुझे मोलरिटी फाइंड करना है, तो मोलरिटी के लिए हम सेम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पे मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा डिटेल में देखा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए। तो होप आपको अभी जो डीपीपी मिलेगा इसके बाद, ये डीपीपी सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।